नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस का मिश्रण है। राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जारी की। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची 2023 प्रकाशित की। और गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हुई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन देशों ने गाइडलाइंस फॉर सिक्योर AI सिस्टम डेवलपमेंट शीर्षक से एक दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज के हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत शामिल नहीं है। दस्तावेज में निहित दिशा निर्देश प्रकृति में गैर बाध्यकारी हैं, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लागू ही किए जाएं। इन मुख्य दिशा निर्देशों की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है सुरक्षित डिजाइन, यानी कि इसमें AI सिस्टम से जुड़े खतरों का आकलन करने के लिए एक समग्र प्रक्रिया शामिल है। सुरक्षित विकास, इसमें आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना तथा AI से संबंधित परिसंपत्तियों को ट्रैक करना और उनकी सुरक्षा करना शामिल है। AI सिस्टम की संपूर्ण उपयोग अवधि के दौरान टेक्निकल डेब्ट को प्रबंधित करना चाहिए। यहाँ टेक्निकल डेब्ट वो अंतर्निहित लागत है जो व्यवसायों द्वारा भविष्य में उन्हें प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान नहीं करने पर उत्पन्न होती है। सुरक्षित उपयोग के तहत AI सिस्टम की संपूर्ण उपयोग अवधि में अवसंरचना सुरक्षा के बेहतर सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। सुरक्षित संचालन और रखरखाव, सुरक्षा को प्रभावित करने वाले व्यवहार में अचानक और क्रमिक परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए निरंतर निगरानी की जरूरत है। AI को विनियमित करने के लिए आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इससे सुभेद्यताओं से निपटने में मदद मिलेगी, जैसे कि एडवर्शियल मशीन लर्निंग। इसमें मशीन लर्निंग घटकों में व्यापक मूलभूत सुभेद्यताओं का लाभ उठाना शामिल है, जैसे संवेदनशील मॉडल इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। इसके अलावा डेटा पॉइजनिंग, यानी जानबूझकर ट्रेनिंग डेटा को खराब करना। और भी कई सुभेद्यताएं हैं, जैसे कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होती है। साथ ही इससे नौकरियों की हानि और निजता का उल्लंघन भी होता है। विनियमन में आने वाली और भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सीमा पार विनियामकों के साथ समन्वय करना, मानकीकृत परिभाषाओं और मानदंडों की कमी करना, लाभ और जोखिमों को संतुलित करना। और आइए अब बात करते हैं AI और इसे विनियमित करने के हालिया प्रयासों के बारे में। AI एक मशीन की उन संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता है जिन्हें हम मानव मस्तिष्क की सहायता से करते हैं। उदाहरण के लिए विचार करना, तर्क करना, सीखना, समस्या हल करना आदि। इसके तहत हालिया प्रयासों की अगर हम बात करें तो इसमें ब्लेचली घोषणा शामिल है, जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम AI सेफ्टी सिस्टम में मानव केंद्रित, विश्वसनीय और जिम्मेदार AI के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा हिरोशिमा AI प्रोसेस HAP ये G7 द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास है। इसका उद्देश्य AI को विनियमित करने के लिए आगे की कार्रवाई निर्धारित करना है। और अगली खबर भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस का मिश्रण है। DAO यानी विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन एक तरह का संगठन या निकाय है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स के रूप में एनकोड किए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है। इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में जाना जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तय नियमों को स्वतः लागू करते हैं, यानी कि DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस के संदर्भ में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संगठनों के नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा संचालित होता है। ब्लॉकचेन एक साझा या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये किसी बिजनेस नेटवर्क में लेन देन को रिकॉर्ड करने और एसेट्स को ट्रैक करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य विशेषताएं ये होती हैं कि ये केंद्रीकृत होते हैं। इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्णय लिए जाते हैं। DAO के प्रतिभागियों को टोकन होल्डर्स कहा जाता है और निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। इससे DOA संबंधी निर्णय में प्रतिभागियों की न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसके अलावा ये पारदर्शी होते हैं। DOA में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है और इसमें किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जा सकता। इसमें DOA के प्रतिभागियों के बीच विश्वास मजबूत होता है। साथ ही ये समावेशिता के दृष्टिकोण पर आधारित है।
इससे इंटरनेट कनेक्शन के साथ विश्व में कोई भी DOA में शामिल हो सकता है और योगदान कर सकता है। डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य उपयोग ये हैं कि ये वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, जैसे कि मेकर DOA जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ऋण देने और ऋण लेने की सेवाएं शुरू की हैं। ये यूजर्स को बैंकों पर निर्भर हुए बिना वैश्विक वित्तीय प्रणाली से जोड़ता है। इसके अलावा डिजिटल आर्ट में आर्टिस्ट नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFTs का प्रबंधन कर सकते हैं। डिजिटल आर्ट ऐसी एसेट्स है जिन्हें ब्लॉकचेन के माध्यम से टोकनाइज किया गया है। इसके अलावा और भी कई उपयोग किए गए, जैसे कि ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सहायक है। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता लाता है और उनकी ट्रेसेबिलिटी को आसान बनाता है। लेकिन DOA से जुड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि ये साइबर हमलों के प्रति वल्नरेबल यानी सुभेद्य हो सकता है। जवाबदेही की कमी है। कानूनी विकल्प और दायित्व के स्तर पर विवाद समाधान तंत्र स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा इसके विनियमन पर स्पष्ट स्थिति का अभाव है। अगला टॉपिक पेपर 2 के न्यायपालिका से संबंधित है। राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIGS की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया। AIGS सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने के लिए एक सुधारात्मक प्रयास है। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 312(1) को संशोधित किया गया था। इस संशोधन के तहत संसद को AIGS सहित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। AIGS की स्थापना इसलिए है क्योंकि मौजूदा रिक्तियों को भरना है। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के 5000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। लंबित मामलों को कम करने के लिए AIGS की आवश्यकता है, क्योंकि जिला न्यायालयों के स्तर पर लगभग 85% मामले लंबित हैं। वहीं बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए समाज के सभी वर्गों से न्यायाधीश चुने जा सकेंगे और वे पदोन्नत होकर उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंच सकेंगे। AIGS को लागू करने में चुनौतियां ये हैं कि ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। अब आप मुझे बताइएगा कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में है। इसके अलावा एक अहम समस्या ये है कि न्यायपालिका का संघीय ढांचा इससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि एक केंद्रीकृत प्रणाली संबंधित उच्च न्यायालयों के नियुक्ति संबंधी प्राधिकार में हस्तक्षेप करेगी। इसके अलावा न्यायालय की भाषा से संबंधित मुद्दा है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों में स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया जाता है। वहीं AIGS से इस संबंध में समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अगर हम इसे ऑल इंडिया लेवल पे कराएंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे UPSC में हम देखते हैं कि भाषाई समस्या आती है कहीं ना कहीं। अगर नॉर्थ का कोई व्यक्ति है जो कि साउथ में जाकर के अपॉइंट हो जाए तो उसको भाषा सीखने में, समझने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलती है। वो तो स्थानीयता का एक अलग प्रभाव होता है, क्योंकि स्थानीय जो लोग होते हैं वो वहाँ की समस्याएं, वहाँ की जो मेंटेलिटी है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। अगला टॉपिक है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, इस पर बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 प्रकाशित की। सांख्यिकी 2023 के मुख्य बिंदुओं पर अगर हम नजर डालें तो ऐसा कहा गया है कि 2022-23 में देश में कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन रहने का अनुमान है। पिछले 5 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 5 वर्षों में ऊन उत्पादन में 16.84% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मांस उत्पादन में 20.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया था। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ये वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 1/4 यानी कि लगभग 25% का योगदान दे रहा है। श्वेत क्रांति की सफलता में योगदान देने वाले मुख्य कारकों में शामिल हैं विशेषकर दूध के विपणन के लिए सहकारी समितियों का गठन, दूध प्रसंस्करण में निवेश, गायों में कृत्रिम गर्भाधान और दुग्ध विपणन तथा व्यापार पर प्रतिबंधात्मक नियमों का नहीं होना। डेयरी विकास के लिए सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका उद्देश्य देशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशुधन मिशन इसका उद्देश्य है। इसके तहत पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता का विकास करना है।
साथ ही मिशन मवेशियों की नस्ल सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना, इसका उद्देश्य पशु स्वास्थ्य में सुधार करना है। साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए चलाया जा रहा है। हालांकि डेयरी उद्योग के समक्ष कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि दुधारू पशुओं की कम उत्पादकता, जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ना और निर्यात में बहुत कम हिस्सा होना। वित्तीय स्थिरता बोर्ड और वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची 2023 प्रकाशित की गई। इस सूची का प्रकाशन बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति और संबंधित देशों के प्राधिकरणों के परामर्श से किया गया है। सूची में कोई भी भारतीय बैंक शामिल नहीं है। ग्लोबल एसआईबीज के रूप में वर्गीकृत बैंक संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था में इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि एफएसबी यानी वित्तीय स्थिरता बोर्ड उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचने देने का हर संभव प्रयास करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे बैंक की विफलता से व्यापक वित्तीय संकट पैदा हो जाएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जीएसआईबीज का चयन कई मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ये मानदंड हैं उच्च पूंजी बफर, टोटल लॉस ऑब्जर्विंग कैपेसिटी, समाधान क्षमता और उच्चतर पर्यवेक्षी अपेक्षाएं। अतिरिक्त पूंजी बफर्स के आवश्यक स्तरों के अनुसार जीएसआईबीज को 5 अलग अलग बकेट्स में रखा जाता है। भारत में संचालित एक ग्लोबल एसआईबी के लिए ये जरूरी है कि वो अपने जोखिम से भारित परिसंपत्तियों यानी आरडब्ल्यूएस के अनुपात में अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल बनाए रखे। जीएसआईबीज की तर्ज पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014 में घरेलू स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों यानी डीएसआईबीज के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया था। ये हुए डोमेस्टिक एसआईबीज। वर्तमान में एसआईबी बकेट 3 में है, आईसीआईसीआई बैंक बकेट 1 में है और एचडीएफसी बैंक बकेट 1 को डीएसआईबीज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। डोमेस्टिक एसआईबीज के लिए ये जरूरी है कि वे अपने आरडब्ल्यूए के अनुपात में 0.20 से लेकर 0.80% तक अतिरिक्त सीईटी 1 बनाए रखे। सीईटी हम बता ही चुके हैं आपको, कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। एफएसबीज की बात करें तो एफएसबी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करती है और इस संबंध में सिफारिशें करती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल में है। इसकी स्थापना 2009 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम की जगह की गई थी। आपको बता दें कि G20 ने एफएसबीज को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। भारत एफएसबी का सदस्य है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। ये प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली वायुमंडल में बहुत तीव्र और व्यापक विद्युत आवेश का निर्मुक्त होना है। आकाशीय बिजली गर्जन करने वाले बादल के भीतर 2 विपरीत आवेशों के बीच या बादल में और जमीन पर 2 विपरीत आवेशों के बीच उत्पन्न हो सकती है। आकाशीय बिजली कैसे गिरती है, आइए आपको ये बताते हैं। विद्युत आवेश नमी धारण करने वाले विशाल बादलों में निर्मुक्त होता है। जैसे जैसे जलवाष्प बादल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, गिरते तापमान के कारण ये छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं। ये जलवाष्प द्रव्यमान संग्रह करते हुए ऊपर तब तक उठते रहते हैं जब तक कि भारी न होकर वर्षा की बूंद के रूप में पृथ्वी पर गिरना शुरू नहीं कर दें। बर्फ के छोटे क्रिस्टल्स ऊपर की ओर उठते जाते हैं और बड़े हो चुके क्रिस्टल्स नीचे आने लगते हैं। इससे छोटे और बड़े क्रिस्टल्स में टक्कर हो जाती है। इन क्रिस्टलों के टक्कर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और अधिक टक्कर का कारण बनते हैं। ऐसे में बादल की ऊपरी परत धनावेशित हो जाती है जबकि बीच वाली परत ऋणावेशित हो जाती है। वायु जो कि विद्युत की बहुत कम चालक है, यह आवेशकों के प्रवाह को रोक नहीं पाती और इस कारण से दोनों परतों के बीच विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाता है। बादल की मध्य परत की तुलना में पृथ्वी धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है और इसकी वजह से कुछ विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा का ये प्रवाह ही पृथ्वी पर जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश। प्रारंभिक चेतावनी एवं संचार प्रणाली की बात करें तो जमीन पर स्थापित लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क से आकाशीय बिजली की घटनाओं का वास्तविक समय में पता लगाया जा सकता है। रोकथाम, शमन और तैयारी संबंधी उपाय किए जा सकते हैं। इनमें आपातकालीन योजनाएं, आकाशीय बिजली अवरोधकों को स्थापित करना आदि शामिल है। आकाशीय बिजली के कई प्रकार हैं, जैसे इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इसमें बिजली बादलों के भीतर विपरीत आवेशों के बीच टक्कर से उत्पन्न होती है। इंटर क्लाउड लाइटनिंग में बादलों के बीच उत्पन्न होती है और क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग में बादल में और जमीन पर विपरीत आवेशों के बीच टक्कर से उत्पन्न होती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। एम्पलीफाई 2.0 यानी असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है।
इस पोर्टल का लक्ष्य एक ही प्लेटफॉर्म पर भारतीय शहरों से जुड़ा प्राथमिक डेटा उपलब्ध कराना है। ये शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और हितधारकों को डेटा के आधार पर नीतियां बनाने में मदद करेगा। प्राथमिक डेटा ऐसा डेटा होता है जिसे किसी प्रक्रिया के लिए प्रोसेस नहीं किया गया होता है। वर्तमान में 225 शहरी स्थानीय निकायों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इस प्लेटफॉर्म पर 150 शहरों के डेटा उपलब्ध हैं। ये पहल ओपन डेटा के आधार पर शहरी विकास के लिए नए फ्रेमवर्क्स बनाने का अवसर प्रदान करती है। अगला टॉपिक है एस्ट्रोसेट। हाल ही में एस्ट्रोसेट ने गामा रे बर्स्ट परिघटना का सफलतापूर्वक पता लगाया है। एस्ट्रोसेट द्वारा पता लगाई गई ये 600वीं GRB परिघटना है। गामा रे बर्स्ट गामा रे प्रकाश के क्षणिक विस्फोट हैं। गामा रे बर्स्ट प्रकाश का सबसे ऊर्जावान रूप है। एस्ट्रोसेट खगोल विज्ञान के अध्ययन को समर्पित पहला भारतीय मिशन है। इसका उद्देश्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स वाले बाइनरी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रिया को समझना है। ये अलग अलग खगोलीय पिंडों के साथ बहु तरंगदैर्घ्य पर्यवेक्षण को सक्षम बनाता है। अगला टॉपिक है फास्टर 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स पोर्टल। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फास्टर 2.0 पोर्टल और ESCR पोर्टल के हिंदी वर्जन को लॉन्च किया है। फास्टर पोर्टल कैदियों की रिहाई से संबंधित अदालती आदेशों के बारे में उच्च न्यायालयों, ट्रायल कोर्ट और जेल अधिकारियों को तुरंत सूचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि रिहाई संबंधी आदेशों के संचार में देरी के कारण कैदियों को आवश्यकता से ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जाए। ESCR पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को डिजिटल रूप में उसी तरह प्रस्तुत करता है जैसे वे आधिकारिक कानूनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला टॉपिक है ट्रेड सीक्रेट्स। हाल ही में अमेरिकी जूरी ने एक भारतीय IT सेवा कंपनी को अमेरिकी IT सेवा कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स का दुरुपयोग करने के कारण $210 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है। ट्रेड सीक्रेट्स गोपनीय सूचना वाले बौद्धिक संपदा अधिकार हैं जिन्हें बेचा जा सकता है या संबंधित प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिया जा सकता है। उन सूचनाओं को ट्रेड सीक्रेट्स माना जाता है जो इन मानदंडों को पूरा करती हैं, जैसे कि सूचना व्यावसायिक दृष्टि से मूल्यवान हो क्योंकि ये गोपनीय है। इस सूचना के बारे में कुछ व्यक्तियों के पास ही जानकारी हो। सूचना के वास्तविक धारक द्वारा इसे गोपनीय रखने के लिए कुछ उचित कदम उठाए गए हों। अगला टॉपिक है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs। भारतीय GCCs तेजी से वैश्विक भूमिका वाले पेशेवरों के लिए एक हब के रूप में उभर रहे हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दूसरे देशों में संचालित इकाइयां हैं। ये दुनिया भर में कार्य करती हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स अपने मूल संगठनों को सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मानव संसाधन और एनालिटिक्स जैसी अलग अलग सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत कई रूप में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करता है, जैसे कि राजनीतिक स्थिरता, उपभोग संचालित घरेलू अर्थव्यवस्था की बढ़ती समृद्धि और मजबूत वित्तीय विनियामक संरचना का होना। अगला टॉपिक है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय लिया है। इसकी टैगलाइन होगी आरोग्यम परम धनम। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। देश भर में 1.6 लाख से ज्यादा ऐसे केंद्र हैं। इनकी स्थापना विविध प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। इनमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं। ये गैर संचारी रोग, पैलिएटिव और सुधारात्मक देखभाल, ओरल और ENT देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और आपात की स्थिति एवं ट्रॉमा के केस में प्राथमिक देखभाल प्रदान करते हैं। ये केंद्र आवश्यक दवाएं और जांच संबंधी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। अमतेरासु। खगोलविदों ने पृथ्वी पर गिर रहे एक दुर्लभ और अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाले अमतेरासु कण का पता लगाया है। इसके स्रोत की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है। इस कण का नाम जापान की सूर्य देवी अमेतेरासु के नाम पर रखा गया है। ये 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा वाला कण है। अब तक अमतेरासु कण से अधिक ऊर्जा केवल 1991 में खोजे गए ओ माय गॉड पार्टिकल में मापी गई थी। ये 320 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा वाला कण था।
अगला टॉपिक है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी। 2022 में भारत यूरोपीय संघ की जीएसपी योजना के शीर्ष लाभार्थियों में से एक था। इस योजना के तहत यूरोपीय संघ कुछ विकासशील देशों के कुछ निश्चित उत्पादों को अपने बाजार में प्राथमिकता के आधार पर पहुंचने की अनुमति देता है और इस तरह के उत्पादों पर या तो न्यूनतम सीमा शुल्क लगाया जाता है या कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। जैसे जैसे ये वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धी होती जाती हैं और यूरोपीय संघ के बाजारों में उनकी बहुत अधिक मात्रा बढ़ती जाती है, तब इन पर से जीएसपी वापस ले लिया जाता है। ईयू पहले ही कई वस्तुओं पर से जीएसपी लाभ को वापस ले चुका है। जीएसपी की वर्तमान नीति अब अगले 4 वर्षों तक जारी रहेगी, यानी 2027 तक जारी रहेगी। जीएसपी की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन अंकटाड के तत्वावधान में की गई थी। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। साइप्रस, यहाँ की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस भारतीय कंपनियों के खिलाफ चीज ट्रेडमार्क केस जीत गया है। साइप्रस भूमध्य सागर में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। 2 सबसे बड़े द्वीप हैं सिसिली और सार्डिनिया। ये भूमध्य सागर के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है। ये मिस्र के उत्तर में, तुर्की के दक्षिण में और सीरिया के पश्चिम में तथा मुख्य भूमि ग्रीस के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। साइप्रस में मुख्य पर्वत है किरेनिया और ट्रूडोस। सबसे ऊंची चोटी है माउंट ओलंपस और सबसे लंबी नदी है पेडियोस। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।